हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोह मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें 5 या 10 साल का जो रिटर्न है, मतलब ऑल टाइम रिटर्न है, मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें कितना रिटर्न है, इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है कि नहीं, और आप इसमें कितना मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये वीडियो पूरा डिटेल में होगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको कितना टाइम फ्रेम है तो तभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप जैसा कि मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, और यहाँ पे जो इसका लॉन्च ऑन डेट देख सकते हैं 19 दिसंबर 2018। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फंड है आज से 5 साल 4 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। और इसका अगर कैटेगरी रिटर्न देखें तो 25.2% तक का रिटर्न है। लेकिन अगर इस फंड का रिटर्न देखें, मतलब जैसे ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 32.29% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हमारा जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी है, और इसने तो इन्फ्लेशन को बहुत ही बड़े मार्जिन में बीट कर रखा है। तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। लेकिन हाँ, एक बात आपको बता देता हूँ, ये स्मॉल कैप फंड है तो रिस्की बहुत ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करे होते कंटिन्यूअसली 5 साल तक, तो आपके टोटल डिपॉजिट 60,000 हुए होते, और आपका 60,000 रुपीज टोटल 1,58,000 में कन्वर्ट हो गया होता विद इन 5 ईयर्स। तो आप देख पाने की विद इन 5 ईयर्स आपका पैसा जो है वो करीब करीब डबल से भी ज्यादा, मतलब डबल क्या, उसका भी डबल हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब 1.5 लाख रुपए के करीब हो चुका है। तो आपका 60,000 का डिपॉजिट है तो उसका डबल भी 1,20,000 होता है। तो डबल से भी ज्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न मिल चुका है। और अगर आप मान लीजिए आपने यही पैसा अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता, तो आपके 60,000 डिपॉजिट हुए होते और आपका जो अमाउंट है वो 93,360 रुपीज हुआ बना होता। और यही पैसा अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए 5 साल तक एफडी में लगाए होते, तो इसमें आपका डिपॉजिट जो होता है वो टोटल 60,000 हुआ होता, और आपका जो अमाउंट है वो 72,007 रुपीज हो गया होता। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना मेजर डिफरेंस है इनमें। और आपको बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जो कि 1,58,000 के करीब है, जो कि आपका इन्वेस्टेड जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिर्फ 60,000 रुपीज है। अगर आप रिटर्न वर्सेस कैटेगरी देखिए तो रिटर्न बहुत ही हाई है माना जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको 20% से ज्यादा मिल रहे हैं तो आपको वो रिटर्न हाई कंसिडर कर सकते हैं। कंटिन्यूसली अगर हर साल 20% के ऊपर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे तो 32% तक का मिल रखा है। और रिस्क की बात करें तो बिलो एवरेज है। मतलब इसका जो रिस्क है वो रिस्क वर्सेस कैटेगरी को देखा तो एवरेज से थोड़ा सा कम है, तो मतलब रिस्की ज्यादा बन जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अगर रिटर्न आपको 29% तक मिला, मतलब 32.29% तक का मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो आप जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि बिलो एवरेज है इसका रिस्क। और अगर देखें बिलो एवरेज, मतलब अभी देखिए आप बोलेंगे यार बिलो एवरेज है तो रिस्क तो अच्छा खासा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो स्मॉल कैप फंड में है उसके एज एज कंपैरिजन टू स्मॉल कैप फंड है। आप ये मत सोचिए कि मैं लार्ज कैप फंड या फिर मिड कैप फंड के साथ कंपेयर करूं। तो स्मॉल कैप फंड में इसका थोड़ा एवरेज 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 से नीचे इसका रिस्क है, लेकिन वैसे में बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर रिस्कोमीटर में अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही हाई रिस्क दिखेगा, क्योंकि इस छोटी कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, तो आपको ये जाहिर सी बात है कि इसमें रिस्क बहुत हाई रहता है। अब अगर आप मान लीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम एसआईपी 1000 रुपए से कर सकते हैं। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 1000 रुपए से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लॉक इन पीरियड, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। और एयूएम की बात करें जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है, इसका अगर देखें तो 1052 करोड़ रुपीज है, जो कि बहुत ही कम है एयूएम देखा जाए। बेसिकली ये नया फंड है, अभी इसमें कई कई लोग इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे, इसलिए इसका जो एयूएम है बहुत ही कम है। और मैंने आपको बता रखा है कि जो एयूएम है अगर इसका कम है तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि मतलब थोड़ा भरोसा कम रहता है कि भाई अभी अभी ये नया फंड आया है, कैसा परफॉर्मेंस देगा कैसा नहीं देगा। और अगर ज्यादा हो जाता है तो लोगों का यार उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसका 47,000 करोड़ रुपीज तक का एयूएम बन चुका है। तो उसमें बीच में क्या हो जाता है कि यार जो फंड मैनेजर है ना उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद करके अपना एसआईपी जारी रखवाते हैं। तो उनको थोड़ा बहुत इश्यूज फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर फंड मैनेजर ठीक ठाक है तो वो उसको भी मैनेज कर देता है, कोई ज्यादा इशू नहीं रहता है। लेकिन जो मेरा रिकमेंडेशन रहता है, अगर आपका एयूएम साइज 15,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ के बीच में, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा रहता है, क्योंकि वो बीचों बीच रहता है।
तो इसमें बात करें तो देखिए ये अभी फंड ज़्यादा पुराना नहीं है। आपको देखेंगे तो 5 साल 4 महीने का ही है। तो इसीलिए इसका ईयूएम साइज़ थोड़ा कम है। लोग फ्यूचर में इसका भरोसा थोड़ा आएगा तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी होगी। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसमें 0.76% तक का एक्सपेंस रेशियो बेसिकली ये होता है कि जो फंड मैनेजर है वो आप इसमें दिमाग नहीं लगा रहे, तो फंड मैनेजर ही दिमाग लगा रहे हैं और उनका खुद का भी वही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। आप बस इसमें इस पर्टिकुलर फंड में अपना एसआईपी कंटिन्यू रख रहे हैं। तो ये जो चीज है तो जो वो दिमाग लगा के आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहे हैं तो उसमें से उनका कुछ हिस्सा बनता है। तो उनको कुछ फीस देनी पड़ती है। तो जो फीस है वो 0.76% है, मतलब मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है उसका 0.76% वो खुद रखेंगे उसमें से। तो और टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर मान लीजिए आपने ये यूनिट्स जो है 1 साल से पहले सेल करें और अगर आप टैक्स रेजिम के जो इंडियन टैक्स रेजिम के अंदर आते हैं, तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट्स पे। और अगर मान लीजिए आपने इसको 1 साल तक होल्ड कर लिया इस म्यूचुअल फंड को और 1 साल बाद आपने सेल करा, तो अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं, तो आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल पहले इसको सेल करा, तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। मतलब ये पेनल्टी मान सकते हैं आप। और अगर मान लीजिए आपने 1 साल तक होल्ड कर दिया, उसके बाद सेल करेंगे, तो उसमें एग्जिट लोड कुछ भी नहीं लगेगा। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट की बात करते हैं, तो जो मार्केट कैपिटल जो जो देखा जाए, तो इसमें मिड कैप में अगर आप देखें तो 10.74% तक का इसका एक्सपोजर है अपना पोर्टफोलियो का। और स्मॉल कैप फंड में 81.4% तक का इसका एक्सपोजर है। तो इसने स्मॉल कैप फंड, बेसिकली स्मॉल कैप फंड है तो इसमें एक्सपोजर स्मॉल कैप फंड का ही ज्यादा रहेगा, लेकिन इससे कुछ ज्यादा ही ले लिया, 81% तक का स्मॉल कैप फंड में ही इसका एक्सपोजर, मतलब छोटी कंपनीज में एक्सपोजर है। छोटी कंपनीज में पोटेंशियल ज्यादा रहता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। अब थर्ड पे देखें तो लार्ज कैप में इनका जो एक्सपोजर है वो 6.5% तक है। तो 6.5% तक का इन्होंने अपना मार्केट एलोकेशन लार्ज कैप में कर रखा है। और अदर्स में देखें जैसे डेप्ट हो गया या कैश हो गया, तो उसमें 1.4% तक का इन्होंने एलोकेशन कर रखा है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो कैपिटल गुड अगर देखें तो कैपिटल गुड्स में इनका 16.76% तक का इनका एलोकेशन है। और फाइनेंशियल सेक्टर में इनका 14.101% तक का एलोकेशन है। और सर्विसेज में इनका 11.73% तक का एलोकेशन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद अगर देखें तो कंज्यूमर स्टेपल्स में इनका 10.53% तक का एलोकेशन है। हेल्थ केयर में इनका 10.04% तक का एलोकेशन है। ऑटोमोबाइल में इनका 7.22% तक का एलोकेशन है। केमिकल्स में इनका 5.27% तक का एलोकेशन है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का इनका 4.59% तक का एलोकेशन है। मटेरियल्स में अगर देखें तो 4.35% तक का एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो 4.05% तक का एलोकेशन है। कम्युनिकेशन में इनका देखें तो 3.13% तक का एलोकेशन है। टेक्सटाइल में 2.25% तक का एलोकेशन है। कंस्ट्रक्शन में 2.2% तक का एलोकेशन है। मेटल्स एंड माइनिंग में 1.9% तक का एलोकेशन है और एनर्जी में 0.61% तक का एलोकेशन है। तो एलोकेशन देखिए बहुत ही अच्छा खासा डाइवर्सिफाई कर रखा है, लेकिन इनका जो सबसे ज्यादा भरोसा है कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद आपका कंज्यूमर स्टेपल्स और हेल्थ केयर। ये जो 5 सेक्टर है, इनके 5 सेक्टर में इनका ज्यादा भरोसा है, इसलिए इन्होंने 10 to 15% तक का इसी में ही डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। अब इनके फंड मैनेजर की बात करें जो कि सिर्फ एक ही बंदा है, उनका नाम है ध्रुव भाटिया। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का ही एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में अगर देखिए आपने एक ही फंड मैनेजर रखा है, तो मेरा जो सजेशन रहता है कि आप मतलब आपका थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होते तो ज्यादा अच्छा खासा होता कि, लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर नहीं करता। देखिए आपने ये कम एक्सपीरियंस के होके भी इन्होंने अच्छा खासा आपको रिटर्न दिलवा दिया है। तो यहाँ पे और फंड मैनेजर वैसे भी बदलते रहते हैं, और देखा जाए तो अभी एयूएम साइज भी बहुत छोटा है, मतलब जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी छोटा है। तो एक मैनेजर उसको मैनेज कर लेता है, तो इसलिए उन्होंने एक ही फंड मैनेजर रख रखा है। और रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। तो अब कंक्लूजन की बात करें, देखिए स्मॉल कैप फंड में रिस्क तो रहता है, आप चाहे कोई भी स्मॉल कैप फंड ले लीजिए उसमें रिस्क रहेगा, क्योंकि आप स्मॉल कैप फंड में आए ही है, इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए। और जहां पे अच्छा खासा रिटर्न आता है तो वहां पे आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न देख पा रहे हैं कि जो 32.29% तक का रिटर्न है और कैटेगरी में 25% तक का रिटर्न है, मतलब इसने अपने कैटेगरी को भी 7% से बीट कर रखा है। और अगर देखें तो 25% तक का भी रिटर्न भी बहुत ही अच्छा खासा होता है। तो देखा जाए तो इसमें आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, एज कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड इसने अपनी जो रिस्क है वो थोड़ा बहुत कम लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि एज कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड
मैं ये भी मेंशन कर रहा हूँ। अब आप सोचेंगे यार जो रिस्क है उसमें बिलो एवरेज है, तो आप जाके इंस्टेंट आप मतलब इन्वेस्टमेंट कर देंगे, यार रिस्क ले ही नहीं रहा है और आपको 30% तक इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये मत सोचिए। ये एज कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड का डेटा है। तो स्मॉल कैप फंड में देखा जाए तो ये अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे देता है और रिस्क को भी एडजस्ट कर देता है। लेकिन उस हिसाब से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर हम तभी एनालिसिस कर पाते हैं जब 10 साल का मिनिमम कोई एक फंड हो। ये भी 5 साल तक का ही फंड है और इसका जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ 5 साल का ही है। तो 10 साल जो होता है वो लॉन्ग रन होता है, तो उसमें पता चल जाता है कि यार कितना तक नेगेटिव जाने के चांसेस है, कौन से साल तक, कौन से साल नेगेटिव गया है, कौन से साल पॉजिटिव गया है। अभी तक तो ये 5 साल में ही, पांचों साल ही इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया और अच्छा खासा रिटर्न दिया और एवरेज आउट करके 32% तक का रिटर्न दे रखा है। तो मेरा जो सजेशन रहेगा कि अगर मान लीजिए आपका टाइम फ्रेम 10 साल तक है मिनिमम, 10 से 15 साल, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपना एसआईपी ही चूज करिए, लमसम में इसमें मत जाइए। लमसम में कभी, मैं ज्यादातर सजेशन रहता है कि लमसम में तभी जाइए जब मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आ रही हो और 20 से 30% आपका मार्केट गिर रहा हो कोई पर्टिकुलर सेक्टर में। वरना ऐसे ही मुंह उठा के आप लमसम कर रहे हैं तो आपका थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है, मतलब मान लीजिए 5 साल 10 साल, तो आप तब लमसम कभी भी कर सकते हैं, आपको मार्केट ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेरा ओवरऑल सजेशन रहा है। तो आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, लेकिन हाँ, आप रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो थैंक यू।